नमस्कार दोस्तों, हमसे समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। ईरान के जवाबी हमलों से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लेटेस्ट धमकी है। ईरान की समुद्री नाकेबंदी के ऐलान के बाद अमेरिका ने आज 5वें दिन एक बार फिर ईरान पर नए हवाई हमले का दौर शुरू करने का दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने ताजा बयान में कहा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल ईरान हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों पर हमले के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि ईरानी बंदरगाहों की फिर से नौसैनिक नाकेबंदी के खिलाफ वेस्ट एशिया से तेल और गैस समेत एनर्जी के पूरे निर्यात को ठप किया जा सकता है। आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा है कि इस इलाके से तेल और गैस का निर्यात या तो सभी के लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं। कुल मिलाकर हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने आ गए। जंग के हालात, बमबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं और इसका खामियाजा हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाजों को उठाना पड़ा। तमाम देशों के जहाज जो तेल और गैस लेकर उस रास्ते से गुजरते हैं। मंगलवार को भी यूएई के 2 तेल टैंकरों पर हमले किए गए थे। इन टैंकरों पर 30 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार थे। ईरानी हमले में एक की मौत हो गई, 10 जख्मी हो गए। घायलों को मस्कट के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत ने व्यावसायिक जहाजों पर हमले को लेकर सख्त एतराज जताया। इस बीच शिपिंग डेटा मॉनिटर केपलर के मुताबिक सुरक्षा स्थिति और खराब हो गई है। ओमान के तट के पास 3 नए हमलों की पुष्टि हुई है। केपलर ने यह भी कहा है कि ओमान वाले समुद्री मार्ग से अब कोई जहाज नहीं गुजर रहा है। यह इस बात का संकेत है कि ओमान के टेरिटोरियल वाटर से गुजरने वाले शिपिंग रूट पर भरोसा कम हो रहा है। इसके बजाय जहाज ईरान की मंजूरी वाले समुद्री मार्ग को प्राथमिकता दे रहे हैं। ईरानी मीडिया तस्नीम के दावे के मुताबिक हॉर्मुज में आवाजाही अब लगभग बंद है। हालांकि केपलर के मुताबिक कुछ जहाज गुजरे हैं। पिछले 24 घंटे में कम से कम 2 जहाजों को आईआरजीसी की नौसेना ने चेतावनी देकर फायरिंग करके रोक दिया। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने दावा किया है कि ईरान ने पिछले 7 दिनों में जानबूझकर 7 कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाया और इन हमलों में करीब 1 दर्जन क्रू मेंबर मारे गए, घायल हुए या लापता हुए। कुल मिलाकर हॉर्मुज और खाड़ी देशों में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ईरान ने बीते 24 घंटों के भीतर कतर, कुवैत, जॉर्डन और बहरीन के अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। हमलों की तस्वीरें आ रही हैं और धमाके और मिसाइलें गिरने की तस्वीरें इस बात के सबूत के तौर पर सामने आ रही है कि अमेरिका के लिए ईरान एक बार फिर बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो। अमेरिका के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है। हॉर्मुज को ईरान के हवाले छोड़कर अमेरिका यहां से जाना नहीं चाहता और ईरान हॉर्मुज पर अपने कंट्रोल को छोड़ना नहीं चाहता। दोनों देशों के बीच सीज फायर के बाद 17 जून को साइन हुए एमओयू का कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हॉर्मुज पर कंट्रोल की यह लड़ाई अब लंबे युद्ध की तरफ जाएगी? क्या अमेरिका अपने हमलों से ईरान को बातचीत की मेज पर आने को मजबूर कर पाएगा या ईरान पिछली बार की तरह ही अमेरिका को अपनी शर्तों पर डील करने को फिर से मजबूर करेगा? और क्या हॉर्मुज पर ईरान का वैसे ही कंट्रोल कायम रहेगा जैसा कंट्रोल ईरान चाहता है? जो कंट्रोल अगर देखें तो 28 फरवरी के पहले नहीं था। अगर था तो कोई नाकेबंदी और टोल की व्यवस्था वहां नहीं थी। अमेरिका और ईरान की इस जंग में भारत जैसे देशों को क्या करना चाहिए? भारत को अपने हितों की हिफाजत के लिए क्या स्टैंड लेना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं, क्योंकि उस रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाज भी आते हैं या वो तमाम जहाज आते हैं जो भारत के लिए तेल और गैस लेकर आते हैं और जिसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा, कई नाविक, क्रू मेंबर पहले भी मारे जा चुके हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हमारे साथ खास मेहमान है बॉबी नकवी साहब। बॉबी नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे दर्शक बॉबी नकवी साहब को बखूबी जानते हैं। वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, लंबे अरसे तक दुबई में रहे। हर बार आपका परिचय ऐसे ही अपने दर्शकों से कराता हूं। गल्फ न्यूज के एडिटर रहे लगभग 20-25 सालों तक, लेकिन इन दिनों भारत में। तो बॉबी नकवी साहब, कई सवाल हैं जिसमें भारत का कंसर्न और भारत का संदर्भ भी है, चूंकि भारतीय नाविक की मौत हुई है, कुछ भारतीय नाविक या क्रू मेंबर घायल हुए हैं। भारत ने सख्त चेतावनी भी दी है, ऐतराज भी जताया है और पेच हॉर्मुज पर फंसा है। लेकिन शुरुआत इससे करते हैं, 5वां दिन है, अमेरिका की तरफ से लगातार धमकी, वो फितरत है ट्रंप की। कल देर रात फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने जिस तरह से कहा है
कि एक हफ्ते के भीतर बहुत बड़ा हमला होगा और ऐसा हमला होगा कि ईरान के पास कुछ भी नहीं बच जाएगा। लेकिन ईरान भी जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है लगातार, वेस्ट एशिया के कई देशों में जॉर्डन, कतर, बहरीन और कुवैत तक ईरान के हमले हुए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पेशबंदी ईरान ने वैसे ही कर रखी है जैसे पहले थी। फर्क यह है कि बीच में सीज फायर के दौरान एमओयू के बाद एक लोगों को लगने लगा कि स्थितियां सामान्य हो रही है, टैंकर्स आने लगे, 80, 90, 95 टैंकर्स तक गुजरे एक वक्त में। हालांकि वो स्केल जो किसी जमाने में 140 था वहां नहीं हुआ, बट फिर भी स्थितियां सुधरी। लेकिन अब ये तनातनी, तो क्या लग रहा है इससे? ऐसी स्थिति लग रही है कि ईरान किसी भी सूरत में अपने उस कंट्रोल को छोड़ना नहीं चाहता और अमेरिका की गर्दन ऐसे फंसी है कि ईरान के हवाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़कर वहां से वापस जाना नहीं चाहता। ऐसे ही नोटिस होगा कि भाई शिकस्त खाकर ट्रंप लौटे। तो अब रास्ता क्या है? जी जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सलाम। चूंकि आप अपने दर्शकों को आज पूरा अपडेट दे चुके हैं तो मुझे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर बात करें तो वो एक फेल्ड टेम्पलेट है उनके पास, जिसको वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 28 फरवरी के बाद से भी उस टेम्पलेट को इस्तेमाल किया और वो फेल हुआ। पिछले साल जून 2025 में भी उसको इस्तेमाल किया गया था और वो बुरी तरह फेल हुआ था। अब रास्ता उनके पास क्या बचा है? क्या क्या करना चाहते हैं वो देखिए, एक चीज वो हजम नहीं कर पा रहे हैं कि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल है। वो ये नहीं चाहते कि आज की डेट में ईरान और आने वाले वक्त में ईरान का किसी भी कीमत, किसी भी किस्म का कंट्रोल वहाँ के ट्रैफिक पे, वहाँ के ट्रेड पे रहे, बरकरार रहे। यही एक कोशिश है कि जिससे वो फ्रस्ट्रेट होके बार बार हमले करते हैं। देखिए, इन हमलों से कोई हल नहीं निकलने वाला। ये जो सेंटकॉम आपको अपडेट प्रोवाइड कर रहा है कि साहब इतने राउंड स्ट्राइक किए, इतने ठिकानों पे हमला किया है, मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों ठिकानों पे हमला कर चुके हैं, कुछ पे कई बार किया है। और ये वो जो ठिकाने हैं ज़्यादातर सदर्न ईरान में हैं, जो स्ट्रेट के अलोंग, जो आगे जो पूरी कोस्ट है यानी पर्शियन गल्फ की, वहाँ जो शहर हैं, बंदरगाह हैं, आइलैंड्स हैं, उन ठिकानों पे हमला किया है। ज़्यादातर सेंटकॉम का ये कहना है कि वो उनके ईरान के मिलिट्री और मिसाइल्स के ठिकाने हैं। लेकिन देखिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे पहली बात, ईरान अपना कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नहीं हटाएगा। ये बात मैं शुरू से इस चीज को मैं मेंटेन कर रहा हूं कि रीजनल कंट्रीज को इसी फ्रेमवर्क में, यानी इसी दायरे में रह के, कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास रहेगा, इसी दायरे में रह के उनको रीजनल सॉल्यूशंस ढूंढना है। देखिए, कुछ हद तक मैं रीजनल कंट्रीज को क्रेडिट ये देना चाहूँगा कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़बोलापन है या उनका जो रेकलेस एक्शन रहता है, उसको कुछ हद तक वो कंट्रोल कर पाते हैं। मसलन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आइडिया लेके आए थे, 20% वाला, 20% यानी जहाज पे अगर $2 मिलियन का तेल लदा है तो उस पे वो 20% जो है वो अपना जो भी उसको हफ्ता वसूली कहें, कमीशन ले, जो भी करेंगे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जाहिर है कि गल्फ कंट्रीज ने, जिनको कंसल्ट नहीं किया गया था ये अनाउंसमेंट करने से पहले, उन्होंने प्रेशर डाला और फिर व्हाइट हाउस को, जैसा कि पहले भी बहुत बार हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने आदेश को वापस लेना पड़ा। देखिए, ये बहुत ही बचकाना और बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम था, जिसको एक तो इंटरनेशनल लीगल सैंक्टिटी नहीं मिली, उसमें कोई इंटरनेशनल कानून इसको सपोर्ट नहीं करता। दूसरा, ट्रेड बहाल और देखिए, ऐसे भी ईरान का तो फिर भी टेरिटोरियल वाटर है 12 नॉटिकल माइल, ओमान का भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो अपनी दावेदारी टेरिटोरियल वाटर के तौर पर कुछ हिस्से पर तो कर ही सकता है, जो एक रूट है। अमेरिका जो 10,000 किलोमीटर दूर है, वो किस हैसियत से कहेगा कि 20% हम यहाँ टोल लेंगे? तो ये तो कोई मतलब, ये दादागिरी हो सकती है कि भाई तुम दोनों की लड़ाई है,
कुछ जमीन तुम्हारी है, कुछ जमीन तुम्हारी है, लेकिन मैं दूर से आ रहा हूं पंच बनकर, मैं कहूंगा दोनों की जमीन पर जो अब यहाँ खूंटा गाड़ के यहां वसूली करेंगे, वैसी स्थिति थी। भाई वही वही तो मैं कह रहा हूं कि उनसे हम्म। पूछा जाए तो भाई आप कौन, तो बोले मैं खामखा। तो देखिए ये स्ट्रैटेजी जो है असल में डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके जो एडवाइजर्स हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज कि कैसे इसको टैकल करें। उनके अगर आप जो मीडिया जो क्रिटिकल रहता है, जैसे एनवाईटी है, सीएनएन है, उनकी खबरों को अगर उनके एनालिसिस को उठा के अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको आपको क्लियर हो जाएगा कि इनके पास कोई आइडिया बचा नहीं है, कोई टेम्पलेट बचा नहीं। एक घिसा पेटा टेम्पलेट है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं। जो नेतन्याहू साहब ने इनको ख्वाब बेचे थे, वो जाहिर बात है कि वो ख्वाब जो है वो पूरे नहीं हुए, और कई फ्रंट पे, कई मामलों में 28 फरवरी से हम देख चुके हैं कि बहुत बुरी शिकस्त उनको मिली है, जिसमें डिप्लोमेटिक हार भी है और मिलिट्री जो नुकसान उठाना पड़ा है अमेरिका को, वो तो है ही। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ वो अमेरिका का जो वकार है, अमेरिका की जो इज्जत है, अमेरिका की जो नाक है, वो बहुत बुरी तरह कट गई है। अब ये अब सवाल आगे है, हाँ जी हाँ, आगे जी जी आगे आगे इसके बाद अब क्या होगा भाई? वो तो धमकी, तरह तरह की, कोई धमकी भी नई बात नहीं हमारे आपके लिए, ईरान के लिए तो है ही नहीं भाई। सभ्यता खत्म करना, नक्शे से गायब करना, वो सब कह चुके, आप करें एक हफ्ते में कुछ भी नहीं बचेगा ईरान के पास, फुल ब्रिज उड़ाएंगे। तो ये तो एक उनके पास, सही बात आपने कहा, ये धमकी और जुमला, इसका भी एक टेम्पलेट है कि आप आखिर में पुल और ब्रिज की बात करने लगो। लेकिन मैं समझना चाहता हूं, हालांकि देखिए इसका आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन ईरान के तेवर से और इतना कुछ चोट खाने के बाद भी कहें, ईरान अगर उसी अपने स्टैंड पर कायम है, इसका मतलब उससे पीछे हटेगा नहीं। एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, जो शिपिंग डेटा मॉनिटर है केपलर, उसके मुताबिक कि ओमान का जो टेरिटोरियल वाटर है, जो पैसेज एक अमेरिका ने बनाने की कोशिश की, जिससे गुजरते हुए 3 जहाजों पर 5 दिन पहले हमला हुआ था, उस तरफ से कोई जाना नहीं चाह रहा है, उनको अनसेफ रूट लग रहा है। इसलिए जो जहाज जा भी रहे हैं वो ईरानी टेरिटोरियल वाटर या उनके जो प्रोवाइडेड रूट है उससे ही जाना चाह रहे हैं। ये भरोसा ईरान पर फिर भी है, उधर नहीं है कि मार खाएंगे उधर। तो फिर रास्ता क्या है? मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद भारत से सब जुड़े सवाल भी। देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ये बहुत ही हम्म। कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट है। तो जाहिर बात है कि रास्ता भी जो है वो सीधा नहीं हो सकता। इसमें मैं दो चीजें बहुत क्लियरली देखता हूं कि इसमें अमेरिका जो है दो मामलों पे, दो फ्रंट पे अपनी लीडरशिप खो चुका है। पहली, हम्म। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को डिप्लोमेटिक लीडरशिप नहीं प्रोवाइड कर सकता, वो बहुत बुरी तरह फेल हो गया है। खाली इस मामले ईरान के इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, दूसरी जगह भी हम लोगों ने देखा है कि वो उनकी जो डिप्लोमेटिक जो लीडरशिप है वो अब उस तरह की नहीं रही है जैसे प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस में रहती थी। दूसरी, जो अमेरिका की जो मिलिट्री एज थी, वो मिलिट्री एज, हालांकि उनकी जो मिलिट्री सुपीरियोरिटी है अभी भी मेंटेन है, लेकिन उस सुपीरियोरिटी का कोई छीन कोई लो उससे। फायदा नहीं है, उसका हम्म। कोई फायदा नहीं है। यानी आप मिलिट्री लीडरशिप भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकते। इसमें रास्ता सिर्फ एक है कि रीजनल कंट्रीज को इसमें लीड लेना पड़ेगा इस हम्म। डिप्लोमेटिक सोल्यूशन के लिए। देखिए खाली पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट नहीं कर सकते। जब तक इसमें रीजनल कंट्रीज, खास तौर पे से जो 3 कंट्रीज हैं, सऊदी हम्म। अरेबिया, यूएई और कतर, उनको आगे आना पड़ेगा और हम्म। ईरान से डायरेक्ट इंगेज करके और इसमें कोई रीजनल सोल्यूशन इसमें देखना पड़ेगा। कल या आज शायद अब्बास अरक्ची दोहा पहुंच रहे हैं। हालांकि मौका है, वहां के एमिर की जो फ्यूनरल होनी है उसमें कॉन्डोलेंस देने गए हैं, लेकिन ये मौका है कि इस तरह की कॉन्वर्जेशन शुरू किए जाए। मेरे ख्याल से दिस इज हाई टाइम कि अमेरिका को परसुएट किया जाए कि भाई आप पीछे बैठिए थोड़ा सा, और हमको जो है, हमको डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस को जो है कोशिश हमको करने दीजिए, सो दैट हम एक कोई रीजनल सोल्यूशन ला सकें। आपका ना तो इम्पोर्टेड डिप्लोमेटिक सोल्यूशन यहाँ पे काम आएगा, ना आपके इम्पोर्टेड जो मिलिट्री जो आप ताकत लेके आते हैं वो यहाँ पे काम आएगी। ये पूरी तरह से दोनों फेल हो चुकी हैं। इसमें इसमें एक ही सोल्यूशन मुझे दिखाई देता है कि रीजनल कंट्रीज को, चाहे वो अपने मल्टीलैटरल फोरम जो है, जो जीसीसी काउंसिल है, उसको चाहे आगे करें, या इन कंट्रीज को जाके और अपने ईरान से कांटेक्ट स्टैब्लिश करके अपने अपने लेवल पे और एक इनिशिएटिव
कुछ करना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, खाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए देखिए फौरी तौर पे सिर्फ और सिर्फ यही मामला रह गया है। ना न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला है, ना इनरिचमेंट का मामला है, ना कोई और मामला है। सिर्फ और सिर्फ इस फौरी तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल ढूंढने के लिए इन कंट्रीज को पहल करनी पड़ेगी। जी। अब सवाल ये है कि इसमें जैसे ईरान के जो तेवर हैं और जिस ढंग से सऊदी अरेबिया पर भी हमला हुआ, हूती जिस तरह से इंगेज हो रहा है, रेड सी को लेकर बवाल छिड़ा है, तो क्या फिर वैसी स्थिति आप देख रहे हैं जैसी स्थिति 28 फरवरी से लेकर और सीज फायर के पहले तक थी, 35-40 दिनों तक एकदम हर रोज बॉम्बिंग और मिसाइल और ड्रोन और पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरह से चोक हो गया था, जाम हो गया था। देखिए फॉर्चुनेटली अगर आप इन अटैक्स का पैटर्न देखें पिछले जो 5-7 दिनों में हुए हैं और जो ईरान का जो रिटेलिएशन है उसमें एक मुझे चीज़, एक सिल्वर लाइनिंग थोड़ी सी दिखाई देती है कि ईरान ने फुल फ्लेजेड रिटेलिएशन नहीं किया है। यानी जो जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है इन कंट्रीज का वहाँ नहीं किया, और अटैक ज़्यादातर जो हैं वो जॉर्डन और जॉर्डन, कुवैत बहरीन। और बहरेन पे किए गए हैं। दोहा पे जो कतर पे जो अटैक हुए थे वो यूएस का चूंकि सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है तो उस पे किया गया। यानी लार्जली सऊदी अरेबिया को पे कोई रिटेलिएशन, कोई अटैक नहीं हुआ है, यूएई पे कोई अटैक नहीं हुआ है, और जाहिर बात है कि ओमान तो खैर वो शुरू से ही उस पर कोई अटैक नहीं कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा जो है मुझे एक सिल्वर लाइनिंग नजर आती है। आई थिंक इसी सिल्वर लाइनिंग को, इसी उसको बिल्ड करते हुए ये मौका है कि गल्फ कंट्रीज को कम से कम थोड़ा सा, दो चीज देखिए, ईरान तभी बात करेगा जब ये कंट्रीज एक गारंटी दें कि भाई हमारी टेरिटरी का हम फाइनली, हम अमेरिका को बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से ना तो मिसाइल दागिए, ना यहाँ से कोई टेक ऑफ करिए, हम पूरी तरह से मिलिट्री एक्टिविटीज को सीज करते हैं आपकी, और हमें बातचीत का मौका दिया जाए। एक 30-40 दिनों की विंडो ऐसी क्रिएट करनी चाहिए जिससे पूरी तरह से अमेरिका की जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं इन कंट्रीज से, खास तौर पर से गल्फ और जॉर्डन, यहां से बंद होने चाहिए, सो दैट बातचीत का मौका, एक डायलॉग का मौका ईरान से डायरेक्ट बाय दीज कंट्रीज एक शुरुआत की जा सके। इसके अलावा मुझे नहीं नजर आता कि कोई सोल्यूशन होगा। हालात बिगड़ सकते हैं, बहुत बिगड़ सकते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट एक जैसे रशिया और यूक्रेन में जो चल रहा है अनएंडेड कॉन्फ्लिक्ट, शायद वैसे ही उस तरह का सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। जी। अब एक आखिरी सवाल, चूंकि आपको कहीं जाना भी है तो बातचीत संक्षिप्त हम करें। भारत के लिए भी बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। कल जैसे 30 भारतीय क्रू थे जिन टैंकरों पर, 2 तेल टैंकर जिन पर हमला किया गया मोम्बासा और अल बाहिया, और उसमें एक की मौत हुई, 10-12 मस्कट के हॉस्पिटल में हैं। भारत की तरफ से कहा गया कि कुल जमा अब तक देखें तो 13 भारतीय मारे गए, 3 लापता हैं। और जाहिर है भारत अपना कच्चा तेल हो, खाद हो, यूरिया हो, बहुत सारी चीज, गैस हो, सब कुछ मैक्सिमम उसी रूट से आता है। तो संकट भारत के लिए भी है। अब भारत इसमें क्या करे? बहुत सारे लोग तरह तरह का सुझाव देते हैं, बहुत तरह का एक्सपेक्टेशन रखा जाता है भारत से, ईरान से उस पुराने रिश्ते की दुहाई भी दी जाती है, लेकिन इसका विक्टिम कहें तो भारत भी बन रहा है। भाई देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन है वो भारत के लिए यूनिक नहीं है। वहाँ पर्शियन गल्फ में, पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और ओमान के बाहर, ओमान का जो मुसन्दम पेनिनसुला है वहाँ से अगर आप बाहर देखें, कई तस्वीरें आई हैं, सैकड़ों जो हैं जो जहाज़ वहाँ पे खड़े हुए हैं, उसमें हज़ारों नाविक हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो शिपिंग, जो मर्चेंट नेवी है जिसको कहा जाता है, उसमें भारतीयों की तादाद बहुत बड़े लेवल पे है। उसमें चाहे जहाज कहीं का भी रजिस्टर्ड हो, उसमें अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा कि इंडियन क्रू मेंबर्स उस पर रहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इंडिया किसी तरह से बात करके ईरान से कोई सिक्योरिटी गारंटी लेना भी चाहे तो वो ईरान कैसे मालूम करेगा कि भाई ये फलाने जहाज पे इंडियन क्रू है कि नहीं। तो इस तरह की ये माहौल में बेस्ट यही किया जा सकता है कि इंडिया को कम से कम अपने शिपिंग जो उनकी कंपनीज हैं उनसे कहा जाए कि भाई आपके जो रजिस्टर्ड वेसल्स हैं, आपके जो वेसल्स हैं, उनको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से आप दूर रखिए, और जो जो शिपिंग क्रू है, जो नाविक हैं, इनकी आप सिक्योरिटी के लिए आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करिए और थोड़ा सा उस पर वो करिए। आप, कोई भी कंट्री इस टाइम इंडिया को सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकता। सेफ पैसेज किसी के लिए नहीं मौजूद है तो वो इंडिया को कैसे मिलेगा? ये और जो आप शिप जो आपने कहा, बस बात सही है कि अलग अलग देशों के तेल टैंकर पर इंडियन है, चाहे दुनिया के
दर्जनों देश हैं जिनके तेल टैंकर हैं, झंडा किसी और देश का। तो भाई जिन देशों को ईरान अपने टेरिटोरियल वाटर से नहीं गुजरने देना चाहता है या अमेरिका फ्रेंडली मान रहा है, उन देशों के तेल टैंकर पर भी भारतीय क्रू मेंबर हैं। तो फिर उसके लिए तो वो तेल टैंकर को रोकना इंपॉर्टेंट है और इसलिए भारतीय भी फंस रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए जो लोकल लेवल पे जो एफर्ट्स कर सकते हैं कि आई एम श्योर इंडियन मिशंस जो हैं इन कंट्रीज में काफ़ी इफेक्टिव हैं। उनकी रिलेशनशिप जो है वहाँ की सरकारों से बहुत अच्छी है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटी है। तो इस हर लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है, अपने जो इंडियन क्रू मेंबर्स हैं, जो जो नाविक हैं, इनकी सेफ्टी के लिए जो कर सकते हैं, आई एम श्योर दे मस्ट बी डूइंग इट। उसमें कोई मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात में। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा मैं कि इंडिया को अपने लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो एनर्जी इंटरेस्ट हैं, और वो सारी चीज़ों को एक रीजनल फ्रेमवर्क में देखना चाहिए कि रीजनल सिचुएशन कैसे इवॉल्व हो रही है। उसमें जो ईरान के जो इंडिया से जो रिश्ते अभी हैं या आगे कैसे होंगे, ये सब चीज़ों पे इंडिया को बहुत बारीकी से और बहुत ही उससे गौर करना पड़ेगा। जो अभी तक की जो अप्रोच है उस पर कई सवाल उठाए गए हैं, हर क्वार्टर से उठाए गए हैं। ईरान ने भी दबी जुबान में कई सवाल उठाए हैं। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गौर करना पड़ेगा कि वो खाली एक या दो कंट्री पे रिलेशनशिप जो है अपनी वो करके अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। खाली इजराइल और यूएई के ऊपर किसी ईरान से आप सस्ता तेल खरीदते थे 2019 के पहले तक, बहुत तरह की गारंटी देता था, इंश्योरेंस से लेकर 60 दिन तक का क्रेडिट था। उसी यूको बैंक में वो पैसा जमा होता था, भारत के यूको बैंक के कोलकाता ब्रांच में, उससे ईरान दूसरी चीजें खरीदता था। मतलब हर तरह से विन विन सिचुएशन ईरान और भारत के बीच वो डील थी। लेकिन अमेरिका के दबाव में आपने वो सब तोड़ा और महंगा तेल और तेल पर आवाजाही पर महंगे ज्यादा खर्च, ये सब किया। तो जाहिर है वो रिश्ते ऊपर से दिखते हैं, बट वो दर के व्यवसायिक रिश्ते वैसे नहीं रहे बीते 5-6 सालों में ट्रंप और अमेरिका के दबाव में। लेकिन अब सवाल उठता है, भारत के पास भी ऐसी स्थिति में क्या विकल्प? लास्ट खत्म करेंगे आप। देखिए, विकल्प तो कई हैं। विकल्प सबसे बड़ा विकल्प ये है कि आप देखिए इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए, यानी कोवर्टली या ओवर्टली। आप कोई ना, आपके यहाँ से ना तो कोई स्टेटमेंट ऐसा इशू होना चाहिए इजराइल के सपोर्ट में, ना अमेरिका के सपोर्ट में। आप अपनी जो है एक न्यूट्रलिटी जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा इंडिया को। इसके अलावा इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, आप ईरान इज अ रियलिटी, ईरान इज अ जियोग्राफिकल रियलिटी। ये जब गल्फ कंट्रीज को भी रियलाइज हो चुका है कि भाई ईरान एग्जिस्ट करता है, ईरान को हम उठा के कहीं फेंक नहीं सकते, ईरान को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरान अगर एक प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम मौजूद रहेगी जब तक कि एक चारों तरफ से जो है पहल ना की जाए। तो इंडिया को भी ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट ईरान विल कंटिन्यू टू प्ले अ रोल इन द रीजन, और वो रीजन में जो भी रोल प्ले करेगा उससे जो वाइडर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसमें इंडिया भी आता है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे एनर्जी इंटरेस्ट और दूसरे इंटरेस्ट जो हैं वो इस रीजन से, पर्टिकुलरली पर्शियन गल्फ से, पर्टिकुलरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा आपका एक बहुत बड़ा डायस्पोरा जो मेरे ख्याल से इंडिया में जो अमेरिका के बाहर भी अगर देखें, दूसरी कंट्रीज के बाहर देखें, तो सबसे बड़ा जो डायस्पोरा है वो इस रीजन में है। आपके इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, हर तरह के इंटरेस्ट जो हैं, कल्चरल, हर तरह के इंटरेस्ट आपसे इस रीजन से जुड़े हुए हैं। तो आपको हर कदम फूंक फूंक के रखना है, यही मेरी सलाह है गवर्नमेंट से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बातचीत होगी, देखते हैं कि ये अमेरिका और ईरान के बीच जो तनातनी नए सिरे से शुरू हुई है ये कब थमती है या कोई विकराल रूप लेती है। फिलहाल नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।